फ्रेंड्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे जो 14 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड में हुआ था। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, यदि कोई बालक चीखता, चिल्लाता और झल्लाता है तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा शारीरिक। राइट आंसर होगा हमारा संवेगात्मक। राइट आंसर क्या होगा? संवेगात्मक। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ बातें और देख लेते हैं कि संवेगात्मक विकास बालकों में सबसे पहले शैशवावस्था की उम्र में विकसित होता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास सबसे पहले विकसित होता है और उसमें कौन कौन से संवेग सबसे पहले पाए जाते हैं? भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, हर्ष। ठीक है, ये सभी संवेग शैशवावस्था में पाए जाते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, तो रोकर वो सबसे पहले अपना संवेग व्यक्त करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में संवेगों का क्या तीव्र विकास होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में तीव्र विकास होता है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सबसे अधिक तीव्र विकास कब होता है? किशोरावस्था में। और संवेगात्मक विकास के जनक किसे माना जाता है? संवेगात्मक विकास के जनक माना जाता है वॉटसन को। किसको? संवेगात्मक विकास के जनक माना जाता है वॉटसन को। क्लियर? यहाँ हमारे ऑप्शन से संबंधित सभी बातें यहाँ हमने क्लियर कर ली हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन हमारा रोम से संबंधित है, जिसमें हमारा पहला कथन रोम से संबंधित है, जिसमें दे रखा है रोम अस्थायी मेमोरी है जिस पर लिखा जा सकता है। क्या बोल रहा है ये? रोम एक अस्थायी मेमोरी है जिस पर क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है और जिसे पढ़ा जा सकता है, तथा मेमोरी की अंतर्वस्तु को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और सेकंड होगा हमारा रैम स्थायी मेमोरी है। क्या बोल रहा है? रोम अस्थायी मेमोरी बोला था और रैम बोल रहा है स्थायी मेमोरी है जिससे केवल पढ़ा जा सकता है और मेमोरी की अंतर्वस्तु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा राइट आंसर हमारा होगा इसमें सेकंड क्यों होगा यहाँ हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड होगा हमारा इसलिए क्योंकि रोम एक अस्थायी मेमोरी है। ये बात तो सही है, रोम एक अस्थायी मेमोरी है, ये बात सही है, जिस पर कुछ लिखा जा सकता है। यहाँ तक भी सही है, रोम पर लिखा जा सकता है। और जिस पर लिखा जा सकता है, ये बात भी सही है। और जिसे पढ़ा जा सकता है, ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है कि इसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ इसने गलत दे रखी है। सेकंड हमारा कथन जो दे रखा है उसमें रैम के बारे में है। रैम एक स्थायी मेमोरी है, यहाँ तक ये सही है, रैम एक स्थायी मेमोरी है। रैम में हमेशा डेटा को पढ़ा या लिखा जा सकता है। इसमें बोल रहा है जिसमें केवल पढ़ा जा सकता है, केवल पढ़ा नहीं जा सकता, इसमें पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। ठीक है, जिसमें पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है और मेमोरी की अंतर्वस्तु को परिवर्तित किया जा सकता है। ये बोल रहा है कि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमने क्या क्लियर किया? यहाँ हमने क्लियर किया है रोम से संबंधित कि रोम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, रोम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और रैम को परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें अपोजिट दे रखा है। क्लियर? राइट आंसर हमारा इसमें होगा सेकंड।
और यहाँ कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मूक प्लेटफॉर्म मंच हैं? इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए गूगल मीट, बी कोर्सेरा, सी जूम, डी फ्यूचरलर्न, ई टर्निटिन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से उत्तर सही हैं? अब इस पांचों में से हमें देखने हैं कि कौन कौन से हमारे क्या हैं मूक प्लेटफॉर्म। मूक क्या? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? गूगल मीट नहीं है, कोर्सेरा, हाँ कोर्सेरा है, जूम नहीं, फ्यूचरलर्न है, और टर्निटिन बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हमारे दो ऑप्शन हैं, बी और डी। ऑप्शन हमारे कौन से हैं? बी और डी। तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड। तो कोर्सेरा और फ्यूचरलर्न से संबंधित कुछ बातें हम यहाँ जानते हैं। ये दोनों मूक प्लेटफॉर्म है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और कोर्सेरा क्या है? कोर्सेरा एक शैक्षिक औद्योगिक कंपनी है, ठीक है। मतलब कोर्सेरा पे शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर मूक का प्लेटफॉर्म है तो ये तो ऑब्वियस बात है कि शिक्षा प्रदान की जाएगी ना, शैक्षिक औद्योगिक कंपनी है जो बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करती है, ठीक है। कोर्सेरा मुक्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करती है, शैक्षिक औद्योगिक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। किसने की थी? एंड्रयू एन ए। किसने की थी? स्थापना की थी एंड्रयू एन ए। और किसने की थी? और की थी डैफ्ने कोल्लर। और किसने की थी? डैफ्ने कोल्लर। किसने? डैफ्ने कोल्लर, ठीक है। यहाँ कोर्सेरा से संबंधित हम एक बार में और जान लेते हैं। एक शैक्षिक औद्योगिक कंपनी है और मुक्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करती है। स्थापना 2012 में हुई थी। एंड्रयू एन ए और डैफ्ने कोल्लर ने की थी। और मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है। मुख्यालय इसका अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कोर्सेरा से संबंधित सभी बातें क्लियर हैं। और अब फ्यूचरलर्न के बारे में जानते हैं। फ्यूचरलर्न से संबंधित कुछ बातें हैं जिसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी भी 2012 में हुई थी। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना 2012 में हुई थी। और ये क्या है? ये ब्रिटिश डिजिटल शिक्षा का मंच है। मूक का मंच है, ठीक है। मूक का, एक्सपर्ट ट्रैक का, माइक्रो क्रेडेंशियल का, और क्या है ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दोनों लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, MIDI। क्या है? MIDI मिडी, ठीक है। मिडी संगीत म्यूजिक फाइलों के भंडारण से संबंधित है। इसका मतलब है कि संगीत को उसमें भरा जाता है, ठीक है। MIDI यानी कि मिडी निम्नांकित में से किसके लिए एक परिवर्णी शब्द है? यहाँ हमें मिडी की फुल फॉर्म बतानी है। मिडी की फुल फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट, म्यूजिकल इंटरेक्टिव डिजिटल इंटरफेस। सेकंड, म्यूजिकल इंस्ट्रक्शंस डिवाइस इंटरप्रेटर। थर्ड, मास्क इंटरेक्टिव डिस्प्ले इंस्टेंस। फोर्थ होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। राइट आंसर हमारा क्या होगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ। अब यहाँ मिडी क्या है? मिडी एक सामान्य प्रोटोकॉल है। क्या है? एक जनरल प्रोटोकॉल है जिसमें डिजिटल सिंथेसाइजर पर संगीत रिकॉर्ड किया जाता है और चलाने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? सिंथेसाइजर पर संगीत रिकॉर्ड किया जाता है और चलाने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आगमनात्मक युक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? आगमनात्मक युक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यदि सभी आधार वाक्य सही हैं
तो निष्कर्ष अनिवार्यतः सही होना चाहिए। सेकंड होगा, इसमें निष्कर्ष के समर्थन का दावा केवल संभाव्यता की कुछ सीमा तक ही किया जाता है। थर्ड होगा, इसमें निष्कर्ष के संपूर्ण समर्थन का दावा किया जाता है। फोर्थ होगा, इसमें निष्कर्ष पूर्णतः पहले से ही आधार वाक्य में अंतर्विष्ट होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा इसमें सेकंड। इसमें निष्कर्ष के समर्थन का दावा केवल संभाव्यता की कुछ सीमा तक ही किया जाता है। कुछ सीमा तक ऐसे फ्रेंड्स कि आगमनात्मक विधि में ना, पहले आप इसे ऐसे याद रखिए कि आगमनात्मक पहले आ है तो अ हमारा कैसे बनेगा? ऐसे, और ऐसे ही हमारा उदाहरण बनता है, ठीक है, वो ऐसे ही बनेगा ना। तो क्या है ये? सबसे पहले आगमनात्मक विधि में सबसे पहले उदाहरणों के आधार पर पढ़ाया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद आगे कोई हमें विधि बताई जाएगी, विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। क्लियर? और ये क्या है? ये मूर्त से अमूर्त की ओर है। क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? आगमनात्मक विधि। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, यानी कि सरल से कठिन की ओर। आगमनात्मक विधि के जनक कौन थे फ्रेंड्स? आगमनात्मक विधि के जनक थे अरस्तु। क्लियर? और इस आगमनात्मक विधि को उदाहरण दे के पहले दिया जाता था, और इसे थकान वाली शिक्षण विधि भी माना जाता है। क्लियर? ऑप्शन से संबंधित हमने सभी बातें यहाँ जान ली हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, विषय का नाम दे रखा है। सूची 2 है, क्षेत्र और विषय वस्तु। सूची 1 काव्य, बी अन्वीक्षिकी, सी वार्ता, डी निरुक्त। ठीक है। सेकंड हमारी सूची है जिसमें क्षेत्र और विषय वस्तु दे रखे हैं। पहला है कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन। दूसरा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। तीसरा तर्कशास्त्र। चौथा कल्पनात्मक और सृजनात्मक साहित्य। तो यहाँ फ्रेंड्स हम पे सबसे पहले जो हमें आता है हम वहाँ देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं ए का क्या है, काव्य। काव्य ऐसा है कि जब कोई भी कवि अपनी रचना करता है, काव्य की रचना करता है, तो कल्पनाएं करता है ना, बिना कल्पनाएं किए तो काव्य की रचना नहीं की जा सकती। तो इसे किससे मिला लेंगे? कल्पनात्मक और सृजनात्मक। यहाँ हमारा पहले का चौथा, तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो गया। तो फिर यहीं से देखते हैं फ्रेंड्स हम, पहले का हमारा क्या है, पहले का हो गया हमारा चौथा, और दूसरा है अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी यहाँ हमारा क्या होगा, तीसरा। अन्वीक्षिक तर्कशास्त्र। वार्ता, वार्ता होगा हमारा पहला। कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन। चौथा होगा हमारा निरुक्त। यहाँ हम ऑप्शन से संबंधित बातें सभी जानेंगे फ्रेंड्स। काव्य सबसे पहले देखेंगे हम, क्या सबसे पहले देखेंगे काव्य। काव्य क्या है? काव्य में कल्पनाएं और सृजन किया जाता है ना, बिना कल्पना के किसी काव्य की रचना नहीं की जा सकती, जो कि रस या मनोवेग से पूर्ण होती हैं। ठीक है। और इसमें परिकल्पना और मनोवेग को प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, परिकल्पनाओं का। ठीक है, परिकल्पना हमने उसमें रिसर्च में पढ़ा हुआ है ना। यहाँ काव्य हमारा क्लियर है। सेकंड है अन्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी से क्या मतलब होता है कि ये तर्कशास्त्र से संबंधित माना जाता है। ठीक है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? इसका महत्व दिया था सबसे पहले किसने दिया था? चाणक्य ने। ठीक है। और सबसे पहले प्राचीन काल में अन्वीक्षिकी विचार शास्त्र या दर्शन की सामान्य संज्ञा थी। क्लियर। और एंड थर्ड होगा हमारा वार्ता। वार्ता क्या है? वार्ता का संबंध कृषि, व्यापार, पशुपालन, वाणिज्य इन सभी से माना जाता था, जिसके माध्यम से इसका मापक अध्ययन किया जाता था। ठीक है। और सबसे पहले प्राचीन काल में इन गतिविधियों को क्या वार्ता के माध्यम से जोड़ा जाता था। एंड लास्ट होगा हमारा निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्त हमारे वैदिक साहित्य में ना, हिंदू धर्म में 6 वेदांग हैं। ठीक है।
छह वेदांग कौन कौन से हैं? छह वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं? छह। छह हैं शिक्षा, ज्योतिष, मैं यहाँ लिखूँगी नहीं फ्रेंड्स, आप सुन लीजिए। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। क्या है? पहला शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद हैं। ये हमारे छह वेदांग हैं। छह वेदांग में से निरुक्त यहाँ हमारा दे रखा है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? निरुक्त कहाँ से लिए गए हैं? हिंदू धर्म में क्या है? छह वेदांग हैं। क्लियर? यहाँ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, और अगर आपको ऐसी ही क्लास और चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? थैंक यू, बाय बाय।